वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर और बायोलॉजी का टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो कि बोर्ड के हवाले से बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके मुतल्लिक आज सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़्यादातर किताब से पढ़ाने वाला है। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब सबसे पहले टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि बायोलॉजी की वजह से इंसानियत को कितने फ़ायदे मिल रहे हैं, उसके आज हमने डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले इसके अंदर आया था फूड प्रोडक्शन। इसके आप लोगों ने हेडिंग्स बना बना के लिखने हैं। फूड प्रोडक्शन, यानी कि बायोलॉजी ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फूड प्रोडक्शन के मुतालिक पढ़ते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है इन कॉम्बैटिंग डिजीज़, इन कॉम्बैटिंग डिजीज़, यानी कि मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, लोगों को बीमारियां वगैरह होती हैं, उसके मुतालिक जो सी मेडिसिन वगैरह बनती हैं वो भी बायोलॉजी का ही मरहून मिन्नत है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी बायोलॉजी का ही रोल है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि फ़ूड और हेल्थ के अंदर, यानी कि शोबे सेहत के अंदर और शोबे खुराक के अंदर भी जो बायोलॉजी के जो अहम किरदार है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं। Plant production has been tremendously increased by improving existing varieties and developing new high yield and disease। कहता है कि जो से प्लांट हमारे ऐसे इसके अंदर है। अब प्लांट प्रोडक्शन, यानी कि हम बायोलॉजी की मदद से प्लांट की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे वगैरह उगा सकते हैं। ठीक हो गया। एक से दूसरी नस्ल के भी उगा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाई यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टिंग वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एज अ फूड। और हम ज़्यादातर जो से प्लांट्स में कुछ ऐसी वगैरह डिजीज़ वगैरह भी आती हैं, वो भी हम किसकी मदद से करते हैं, बायोलॉजी की वजह से उन प्लांट की डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव बीन डेवलप्ड। एनिमल ब्रीडर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स का मतलब ये होता है कि किसी का DNA वगैरह, किसी के एक एनिमल का अगर DNA है, यानी कि अगर वो कोई अच्छी नस्ल का है तो दूसरे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देना, उसे हम कहते हैं ब्रीडर्स। ठीक हो गया। थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को इस्तेमाल करके हम एनिमल ब्रीडर्स और प्लांट ब्रीडर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक अच्छी नस्ल का एनिमल है, ठीक हो गया, और अगर दूसरे का भी है, तो उन दोनों के अंदर वेरिएशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है न्यू बेटर वैरायटीज़ ऑफ वीट, गंदम की सही पैदावार, राइस, चावल, कॉर्न, सिट्टे वगैरह, चिकन, यानी कि जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, ये भी बायोलॉजी ही की वजह से 40 दिनों में बन जाती है। काउ, शीप, पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड द ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट, यानी कि जो सा ये आजकल बाहर से जो सा गोश्त वगैरह मिलता है, ये भी बायोलॉजी फीड वगैरह की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से ही ये जल्द अज जल्द मुर्गी तैयार हो जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जीन्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस and other desirable characters are introduced into the plant by using the techniques known as the genetic engineering। सबसे पहले अब अगली टेक्निक आई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक ये आगे मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो टेक्निक आपको बतानी है। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एनिमल या प्लांट का जो फॉरेन इनका DNA जो सा होता है वो हम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं और उसे इनऑक्यूलेट कर देते हैं, यानी कि इंसर्ट कर देते हैं किसी और एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर।
ठीक हो गया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है। और ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो सी अगर ये प्लांट में इस्तेमाल हो तो हम उसे प्लांट्स को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि जिनके पास फॉरेन डीएनए हो, किसी और का डीएनए हो, किसी और प्लांट का डीएनए हो, उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फिर उसके बाद आता है कैन बी प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग। और ट्रांसजेनिक प्लांट तो वो होते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस जिसके ज़रिए से होता है उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स तो नहीं होते हैं, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यही हिसाब होगा कि किसी के अंदर से डीएनए आइसोलेट किया और किसी एनिमल या प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया, वो हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? यानी कि जैसे हमने डीएनए किसी प्लांट या एनिमल में से निकाला है, इसी तरह किसी भी प्लांट या एनिमल का हम टिश्यू वगैरह ले लेते हैं, किसी दूसरे के अंदर इंसर्ट कर देना, वो कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला जो है प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ क्रॉप्स which weaken the plants and reduce the yield had traditionally been controlled by using the chemical fungicides and insecticides pesticides। अब वो कहता है कि प्लांट और एनिमल के अंदर जो से इसके अंदर जो सी बीमारी है जो सी है, सबसे पहले पैथोजेनिक फंजाई, वो जो से होती है, और इसके अलावा जो सी इंसेक्टिसाइड्स। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये दो बीमारियां जैसे फंजाई या पैथोजेनिक फंजाई है, ये प्लांट्स के ऊपर ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह जो से होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? फंगीसाइड्स। ठीक हो गया। ये जैसे हम कीड़े मार अद्वियात वगैरह देते हैं, इसी तरह फंगीसाइड्स भी इस तरह ही होती है। और इसके अंदर पेस्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ठीक हो गया, ये है। फिर उसके बाद इसके बाद जो सा आता है वो यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स पोजेस टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब वो कहता है कि इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इसके अलावा भी हमारे पास एक और मेथड है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल टेक्निक क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स। कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं? किसी ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से जो इन्वायरमेंट के ये जो पैथोजेनिक फंजाई है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको ख़त्म करना, वो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इससे इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता, जबकि ये जो से है ना, ये दोनों ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले हैं। समझ आ गई? फिर उसके बाद अब इसी की एग्जांपल ले लें। एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री। एक एफिड है, ऑर्गेनिज्म वगैरह है जो कि वॉलनट ट्री को अफेक्ट करता है, एफिड। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है? इज बीइंग कंट्रोल बायोलॉजिकली बाय अ वेस्प दैट पैरासाइटाइजेस दिस एफिड। कहता है कि जो सा एक पैरासाइट है, इसके बाद जो सा था वेस्प, वो इसको खा जाता है, कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से एक ना तो कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह होता है, और इसकी वजह से ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक अच्छी एग्जांपल है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कि इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड्स। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी जो से हैं वो भी बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर कोई कीड़े वगैरह हैं जो से फसलों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए भी आजकल ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक अहम एग्जांपल है, यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर हम किसे इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट।
इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी कि कोई भी डिजीज़ है, यानी कि एपिडेमिक भी हो सकती है, यानी कि पूरे मुल्क वगैरह में भी अगर कोई भी है, कंट्री वगैरह में भी है, तो उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक मेथड है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कि वहाँ की सारी कम्युनिटी वगैरह जो पॉपुलेशन वगैरह है वो कि ऐसे इकदाम करे कि जिसकी वजह से उस डिजीज़ पर काबू पाया जा सके, उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है सोइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इन द सोइल। अब कहता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि किसी ज़मीन पे उग सकते हैं, किसी ज़मीन पे नहीं उग सकते। ठीक हो गया। अब इसके बाद है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब ये देखें, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन द एरेटेड वाटर टू विच द न्यूट्रिएंट mineral salts have been added. Hydroponic farming, however, is not yet feasible. Astronauts may use it for growing vegetables. अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है? हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर ये करते हैं, किसी भी पौधे को एक ऐसे सॉइल के अंदर उगाते हैं जिसके अंदर एक सर्टेन न्यूट्रिएंट होता है, और हम ये देखते हैं कि आया ये इस न्यूट्रिएंट के अंदर ये प्लांट ग्रो कर सकता है या नहीं। ठीक हो गया। और ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक नुकसानदेह नहीं होती, और ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, खलाबाज वगैरह जितने भी होते हैं, वो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक ही इस्तेमाल करके वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं। फिर उसके बाद आती है एक लुईस पास्चर ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, पास्चराइजेशन। ये साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। अब इन्होंने क्या कहा था, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि इन्होंने ज़्यादातर इनका जो बेसिकली जो इन्होंने जो बायोलॉजी में अहम रोल अदा किया वो फूड प्रिजर्वेशन के मुतल्लिक काम किया, यानी कि फूड प्रोडक्शन के मुतल्लिक भी इन्होंने काम किया। अब देखते हैं, have been developed for protecting food from spoilage and for its use and transport over long distance without damaging its quality। इन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की कि जिसकी वजह से फूड जो है वो ज़्यादातर ख़राब भी ना हो और ज़्यादा देर तक चलता भी रहे। ठीक हो गया। जैसे ये हमारे प्रिजर्व्ड पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह की जो बोतलें वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर प्रिजर्व ही होती हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो और वो ज़्यादा देर तक चल सकें। ठीक हो गया। अब लुईस पास्चर ने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करी थी, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन टेक्निक क्या होती है, यानी कि दूध को उबालना। ठीक हो गया। यानी कि किसी भी चीज़ को उबाल के, ठीक है, उसके अंदर से जो बैक्टीरिया वगैरह उसको निकाल देना, उसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन। ठीक हो गया। इसके अंदर एग्जांपल है, डेवलप बाय लुईस पास्चर, इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, यानी कि ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गई, दूध दही वगैरह के लिए ये टेक्निक ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।